हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से कोलाइट की केमिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं कोलाइट जो चैप्टर हमारा चल रहा था, टॉपिक चल रहा था, उस टॉपिक का लेक्चर नंबर 5 देख रहे हैं। अभी तक आपने कोलाइट में क्या देख लिया है? कोलाइट का क्लासिफिकेशन देखा था, कोलाइट क्या होता है ये आपने देख लिया, उसका क्लासिफिकेशन देख लिया। फिर मेन हम बात कर रहे थे, एक आपने इमल्सन देख लिए थे, इमल्सन क्या होते हैं, जेल क्या होते हैं, ये देखे थे आपने। इमल्सन के टाइप देख लिए थे। फिर हमने सॉल की बात कर ली, सॉल दो प्रकार के सॉल देख लिए, लायोफिलिक लायोफोबिक। एक हमने पॉजिटिव नेगेटिव टाइप के सॉल देख लिए, पॉजिटिव कैसे होती हैं और नेगेटिव कैसे होते हैं। इसके बाद अगली हमने बात कर ली काहे की इसकी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करी थी, बनाने की सामान्य विधि की बात कर ली। बनाने की सामान्य विधि के बाद अगली हमने बात कर ली इनकी प्यूरिफिकेशन की बात कर ली। प्यूरिफिकेशन के बाद कल हम बात कर रहे थे इसकी प्रॉपर्टी की। आगे हम इसके आगे की बात करते हैं। 3 प्रॉपर्टी कल आपने देख ली थी। हेट्रोजीनियस नेचर क्या होता है ये देख लिया था। दूसरा आपने देख लिया था फिल्ट्रेशन की बात कर ली थी। तीसरा उसके कलर की बात कर ली थी। 3 बातें कर ली थी। आज हम देखेंगे चौथी प्रॉपर्टी, जिसका नाम है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी या प्रकाशिक गुणधर्म। प्रकाशिक गुणधर्म का में क्या होता है, कोलाइट पार्टिकल जो रहते हैं उनको अगर आपने मान लो ये कोलाइड एक सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन था सॉल्यूशन को अगर आपने डार्क में रखा है, अंधेरे में रखा है, और इधर से आप क्या कर रहे हो, एक टॉर्च जला रहे हो, लाइट का एक बीम इसके ऊपर छोड़ रहे हैं अपन। इधर से लाइट इंसिडेंट हो रही है, इस पर आ रही है, प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं। तो क्या होता है, इसका जो पार्टिकल रहता है, इस पार्टिकल में जैसे ही लाइट पड़ती है तो ये कैसा हो जाता है, चारों तरफ लाइट को क्या कर देता है, बिखेर देता है। मतलब कुल मिला के क्या होता है, जैसे ही इसके पार्टिकल के ऊपर लाइट पड़ती है तो ये लाइट जो रहेगी इसकी सरफेस पर चारों तरफ घूम जाती है, जिससे ये पार्टिकल कैसा दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देता है। यहाँ पे प्रकाश की क्या होती है, स्क्रैटिंग। स्क्रैटिंग होता है, प्रकीर्णन होता है। ठीक, क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। इसमें क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, स्क्रीटिंग होती है लाइट की। इसको हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। इसे क्या बोला जाता है, टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। तो जब प्रकाश क्या होता है, प्रकाश इसके ऊपर आपतित होता है, ठीक, तो ये प्रकाश का क्या करता है, प्रकीर्णन करता है, प्रकीर्णन करता है, तो जिसके कारण ये लाइट जो रहती है ये क्या हो जाती है, ये चमकीली हुई किरणें दिखाई देती हैं हमें। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो इसमें क्या हो जाता है, ये चमकीले हुई दिखाई देते हैं, इसे टेंडल इफेक्ट कहते हैं। टेंडल इफेक्ट के और अदर एग्जाम्पल भी होते हैं, जैसे ब्लू कलर ऑफ स्काई, एक और अदर एग्जांपल आप लिख सकते हो। नंबर 1, ब्लू कलर ऑफ स्काई, आकाश का नीला रंग दिखाई देना। आकाश जो रहता है वो नीला दिखाई देता है। ठीक, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, स्काई नीला क्यों दिखाई देता है, उसका रीज़न ये होता है कि नीला ही क्यों दिखाई देता है, क्योंकि स्क्रेटिंग जो रहती है, जो प्रकीर्णन होता है, वो सबसे ज़्यादा किसका होता है, सबसे ज़्यादा होता है ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का होता है। तो क्या हो जाता है, जैसे जो धूल मिट्टी वगैरह रहती हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में रहती हैं, सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है, तो जिसके कारण क्या होता है, वो चमकीले दिखाई देते हैं। तो इसके कारण नीला रंग दिखाई देता है हमें कब, जब हम सुबह से शाम तक देखते हैं तो नीले ब्लू कलर का दिखाई देता है स्काई, और रात में देखते हैं तो कैसा होता है, डार्क। ठीक, ऐसे ही सी वाटर जो रहता है, समुद्री जल जो रहता है, वो भी कैसे नीले रंग का दिखाई देता है, उसका कारण भी क्या है, टिंडल इफेक्ट है। और कहाँ पर होता है टिंडल इफेक्ट, और टिंडल इफेक्ट का और धूमकेतु वगैरह जो रहता है, हम बोलते हैं तारा टूट रहा है, ये भी इसके टिंडल इफेक्ट के कारण ही होता है। ये सब क्या होती हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती हैं। और आपने देखा होगा कहीं पे भी लाइट जो पड़ती है, कहीं पे भी कोई झाड़ू लगा रहा है, लाइट पड़ती है तो उस पार्टिकल चमकीले हुए दिखाई देते हैं, उसे भी हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट के एग्जाम्पल है। तो टिंडल इफेक्ट के एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ सी वाटर, ये इसके अदर एग्जाम्पल होते हैं। तो इसमें प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन होता है, इसे बोलते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई उसकी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। तो कोलाइट का ये कौन सा गुण हो गया, चौथा गुण देख लिया। आप इसको बना लें आराम से, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, क्लियर हो गई बात। इसके बाद
अगली हम बात कर रहे हैं इसमें 5th नंबर की प्रॉपर्टी, जिसे हम बोलेंगे काइनेटिक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, 5th नंबर की प्रॉपर्टी, या इसे हम बोलेंगे ब्राउनी मोशन। ब्राउनी गति, ब्राउनियन मोशन। इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, इसलिए इसे ब्राउनी मोशन कहते हैं, या इसे काइनेटिक प्रॉपर्टी कह सकते हैं, गतिज गुण कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो कोलाइड के पार्टिकल होते हैं, वो कोलाइड के पार्टिकल मेनली हम बात करेंगे किसकी, तो कोलाइड के पार्टिकल होते हैं, इनमें पाया जाता है सेम चार्ज। कोलाइड पार्टिकल में क्या पाया जाता है, समान आवेश पाया जाता है। समान आवेश पाए जाने के कारण इनमें क्या होता है, जैसे मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज है, सपोज हम कर रहे हैं ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। कोलाइड का मतलब हम सोल की बात कर रहे हैं, जिसमें सॉलिड क्या होती है, फेज होती है, और लिक्विड क्या होता है, मीडियम होता है। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे पर रिपल्सन का फोर्स क्रिएट करते हैं, इधर से उधर से क्या करेंगे, रिपल्सन का फोर्स क्रिएट करेंगे, और ये जिगजैग मोशन करेंगे, ये टेढ़ी मेढ़ी दिशा में क्या करते हैं, गति करते हैं। ये इसको रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, सेम चार्ज होने के बाद कारण आपने कूलॉम फोर्स पढ़ा है फिजिक्स में, ठीक। तो ये एक दूसरे पे क्या करते हैं, रिपल्सन का फोर्स क्रिएट करते हैं, जिसके कारण ये टेढ़ी मेढ़ी दिशा में जिगजैग मोशन करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, ब्राउनी मोशन। रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने इसकी डिस्कवरी की थी, तो इसका नाम क्या हो गया, ब्राउनी मोशन। तो ब्राउनी मोशन क्या होती है, इसमें जिगजैग मोशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेम चार्ज ऑफ कोलाइड पार्टिकल, ठीक। कोलाइड आवेश पर समान आवेश होने के कारण टेढ़ी मेढ़ी दिशा में होने वाली गति, ये क्या कहलाती है, ब्राउनी गति कहलाती है, ठीक। तो ये कौन सी 5th नंबर की प्रॉपर्टी हो गई, इसको आप नोट डाउन करें एक बार। नेक्स्ट 6 नंबर की जो प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं वो देखेंगे, इलेक्ट्रोफोरोसिस देख लेते हैं 6 नंबर। अगली प्रॉपर्टी कोलाइड की है इलेक्ट्रोफोरोसिस, विद्युत कण संचरण, 6 नंबर। इलेक्ट्रोफोरोसिस, विद्युत कण संचरण, ठीक। ये विद्युत कण संचरण होता है। विद्युत कण संचरण में क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रोफोरोसिस या विद्युत कण संचरण 6 नंबर की प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, यू आकार की कांच की एक नली ले लेते हैं, इस टाइप से यू आकार की कांच की नली रहती है। इस यू आकार की कांच की नली में ऊपर से इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक। और इसमें हमने कोई भी सोल भर के रखा है, ये उसकी लिक्विड स्टेट है, ठीक। और ये उसके पार्टिकल है। अब पार्टिकल मान लो नेगेटिवली चार्ज है, तो सबके सब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड में किसकी तरफ चलने लगेंगे, पॉजिटिव वाले पोल की तरफ मूव करने लगेंगे। किसकी तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव पोल की तरफ मूव करने लगते हैं, ठीक। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं, विद्युत कण संचरण बोलते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इसमें पार्टिकल जो रहते हैं, मूवमेंट ऑफ कोलाइड पार्टिकल टूवर्ड्स द अपोजिट पोल। अपोजिट पोल मीन्स अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो कौन से पोल के साइड, पॉजिटिव वाले पोल के साइड मूवमेंट होती है। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में काय का कोलाइड कणों का विपरीत ध्रुव की ओर गमन, कोलाइड कणों का विपरीत ध्रुव की ओर गमन क्या कहलाता है, विद्युत कण संचरण कहलाता है। आगे बात समझ, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें पार्टिकल मूव करते हैं, पहली बात, मीडियम मूव नहीं करता है, ठीक। अब कभी कभी क्या करते हैं, यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं इसमें, इसको रोकने के लिए। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं, और इसमें से अगर पार्टिकल होके गुजर रहे हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, तो इसको इलेक्ट्रोऑस्मोसिस कह देते हैं, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस कह देते हैं इसे। अब इलेक्ट्रोफोरोसिस से हम क्या पता कर सकते हैं, नंबर 1 आप इससे जानकारी दे सकते हो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ चार्ज ऑफ कोलाइड।
कोलाइड का आवेश पता कर सकते हैं। कैसे पता कर पाएंगे इससे आवेश? आवेश ऐसे पता कर पाएंगे कि यदि हमारा ये पोल पॉजिटिव है और इस साइड अगर कोलाइड पार्टिकल आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये इन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज। आ रही बात समझ? ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये यहाँ पे क्या आ जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ रहा है, मतलब ये कैसा है, नेगेटिव है। तो एक तो चार्ज का आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। सेकेंड, इससे हम क्या कर सकते हैं, दूसरा हम इससे कर सकते हैं पता कर क्या कर सकते हैं, इसका कोएगुलेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कोएगुलेशन कर सकते हैं। काय का, कोलाइड का। कोलाइड का क्या कर सकते हैं, कोएगुलेशन। कोएगुलेशन कैसे कर लेते हैं कोलाइड का? इसमें हम क्या करते हैं, जो सबके सारे के सारे पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल जो है वो पूरे के पूरे कहाँ पहुँचने लगते हैं, यहाँ पे इकट्ठे होने लगते हैं। तो जिससे इसकी सॉलिड स्टेट जो थी, की सॉलिड स्टेट यहाँ पे आ जाएगी और लिक्विड स्टेट या मीडियम यहीं पर रह जाएगा। तो कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है, कोएगुलेशन का मतलब होता है उसकी सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट का क्या हो जाना, अलग हो जाना। ये क्या कहलाता है, कोएगुलेशन कहलाता है। ठीक, हिंदी में स्कंदन या अपक्षेपण। तो हम एक तो इस पे चार्ज का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, आवेश पता कर सकते हैं, पहला पॉइंट। और दूसरा क्या कर सकते हैं, कोएगुलेशन ऑफ कोलाइड। दूसरा हम कर सकते हैं कोएगुलेशन स्कंदन। आ रही बात सुनो? तो एक हम स्कंदन कर सकते हैं। स्कंदन का मतलब लिक्विड स्टेट और सेपरेट सॉलिड स्टेट का क्या हो जाना, सेपरेट हो जाना। तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। तो एक तो चार्ज पता करने के लिए और एक कोएगुलेशन करने के लिए। तो कितनी प्रॉपर्टी देखनी हमने, इसकी 6 नंबर की प्रॉपर्टी देखी। ठीक, तो 6 नंबर की प्रॉपर्टी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी थी वो मैंने आपको बताई। इसमें नंबर 1 आपने बात कर ली है काय की, हेट्रोजीनियस नेचर, फिल्ट्रेशन की बात कर ली आपने, कलर की बात कर ली, टिंडल इफेक्ट की बात कर ली, ब्राउनिंग मोशन की बात कर ली और इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात कर ली थी। अब अगली हम बात करेंगे इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड। कोलाइड के स्टाइल्स की बात करेंगे। आप इसे नोट डाउन करें। और दो इसके क्या लिखना है आपको, एक तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ चार्ज, आवेश का पता करने के लिए, और दूसरा क्या करने के लिए, कोएगुलेशन के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ किया जाता है। चलिए, अब अगली हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड। कोलाइड का स्टाइल। ठीक, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड में क्या होता है, दो प्रकार के हमारे पास कोलाइड है। और मैंने आपको बोला है कि हम ज़्यादातर इसमें जो बात करेंगे वो काय की बात करेंगे, सॉल्ट की बात करने वाले हैं। तो एक होता है लायोफिलिक, द्रव स्नेही, लायोफिलिक, लायोफिलिक। और एक हमारे पास कौन सा था, लायोफोबिक, द्रवरोधी। लायोफोबिक, ठीक, एक है लायोफोबिक, एक द्रव स्नेही, एक द्रवरोधी। लायोफिलिक जो रहता है, इसमें क्या होता है, लायोफिलिक में स्टेबिलिटी का रीजन रहता है। इसमें क्या होता है, जो इसमें जो मीडियम है, जो इसमें विलायक है या मीडियम है, उसमें इसके जो पार्टिकल रहती है वो एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे से इस तरह से लेयर के रूप में जुड़े रहते हैं। इस तरह से लेयर वाइज लेयर जुड़े रहते हैं, इस तरह से लेयर में ऐड रहते हैं। ठीक, इस तरह से क्या होते हैं, इसमें लेयर में ऐड रहते हैं। ठीक, तो कुल मिला के विलायकता होती है इनकी। ठीक, विलायकता के कारण, विलायकता, सॉल्युबिलिटी, विलायकता के कारण या सॉल्युबिलिटी के कारण ये द्रव स्नेही वाला स्थायी होता है। पहले तो आपको मैं ये बता दूं स्थायित्व का मतलब क्या है। स्थायित्व का मतलब होता है कि उसकी सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट
एक दूसरे में यूनिफॉर्मली रूप से डिस्ट्रीब्यूट रहती है। उसकी ठोस अवस्था और उसकी द्रव अवस्था एक दूसरे में घुली हुई उसमें रहती है। उसे हम क्या बोलते हैं, विलायकता बोलते हैं। उसको हम बोलते हैं उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहती है, उसको बोलते हैं हम स्टेबिलिटी। उसको क्या बोलते हैं, स्थायित्व बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे आप पानी है उसमें पत्थर डालोगे तो वो स्टेबिलिटी नहीं मानी जाएगी। दूध और पानी को मिलाओगे तो पूरी तरह से वो यूनिफॉर्मली उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं है, मतलब वो स्टेबल है। तो ऐसे ही क्या होता है, लायोफिलिक जो रहता है वो स्टेबल होता है। उसका कारण होता है विलायकता के कारण, उसकी सॉल्युबिलिटी के कारण। वो क्या करता है, मीडियम के साथ एक के ऊपर एक लेयर बनी रहती है, चिपके रहते हैं द्रव स्नेही वाले। द्रव स्नेही में कौन आते हैं, स्टार्च है, जेलेटिन है, अगर अगर है, गम है, इनके सॉल आ जाते हैं। ग्लाइकोजन है, रबर है, ये सब के सॉल आते हैं इसमें। ठीक, तो ये स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है। उसके कारण क्या है, उसकी विलायकता, क्योंकि वो जल के साथ मीडियम के साथ क्या होता है, चिपक जाता है। दूसरा द्रवरोधी जो रहता है, द्रवरोधी वाला जो रहेगा, लायोफोबिक वाला जो रहता है, इसकी स्टेबिलिटी का रीज़न क्या है, इसकी स्टेबिलिटी का रीज़न ये, इसमें क्या होता है, सेम चार्ज वाले पार्टिकल पाए जाते हैं। जैसे पॉजिटिव वाले पार्टिकल पाए जाते हैं। ठीक, अब इनमें क्या होता है, सेम चार्ज वाले पार्टिकल हैं, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे पर, या तो ये पॉजिटिवली चार्ज है या तो ये नेगेटिवली चार्ज है। ठीक, तो ये क्या करता है, एक दूसरे पर, एक को क्या करता है, रिपल्सन का फोर्स लगाता है। एक दूसरे पर रिपल्सन का फोर्स लगाते हैं, तो ये एक जगह इकट्ठे नहीं हो पाते, यूनिफॉर्मली रूप से पूरे में घूमते रहते हैं रिपल्सन के कारण। तो इसकी स्टेबिलिटी का रीजन आप लिखोगे सेम चार्ज। सेम चार्ज, समान आवेश, आवेश क्या होते हैं, समान। दूसरा रीजन इसका क्या है, ब्राउनी मोशन, ब्राउनी गति। ब्राउनियन मोशन। ठीक, ये दो मेन रीजन होते हैं। तो ब्राउनी मोशन करता है, ये टेढ़ी मेढ़ी दिशा में घूमता है, और दूसरा इसके पास जो चार्ज है वो क्या है, सेम चार्ज, समान आवेश। तो ये दो कारण होने के कारण द्रव विरोधी वाले जो रहते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। हालांकि अपन ने कल बात की थी कि स्टेबिलिटी, या 2 लेक्चर पहले देख चुके हैं आप, स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी लायोफिलिक की ज़्यादा, लायोफोबिक की कम है। तो लायोफोबिक मेन हम बात करेंगे इसकी, ये क्या रहता है, या क्वेश्चन जो बनता है वो इसके ऊपर द्रव विरोधी वाले के ऊपर ज़्यादा बनता है। द्रव विरोधी में सेम चार्ज होने के कारण और ब्राउनी मोशन के कारण, ब्राउनी गति होने के कारण ये पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है, एक जगह इसके पार्टिकल स्टेबल नहीं होते। ठीक, तो एक बार आप इसको नोट डाउन करें, फिर हम आगे की बात कर रहे हैं। चलिए, अब अगला हम देख रहे हैं इसमें कोलाइड का। आपने क्या देख लिया, कोलाइड के क्लासिफिकेशन हो गया, उस बनता कैसे है, उसकी मेथड हो गई, उसका प्यूरिफिकेशन हो गया, उसकी प्रॉपर्टी हो गई, उसकी स्टेबिलिटी क्यों होती है, कैसे स्टेबल होता है, ये देख लिया। अब हम देखेंगे इसका कोएगुलेशन। ठीक, तो कोएगुलेशन क्या होता है, मेनली कोएगुलेशन में भी हम जो बात करेंगे वो लायोफोबिक की बात करेंगे, द्रव विरोधी की बात करेंगे। तो पहले मैं आपको कोएगुलेशन या स्कंदन या अपक्षेपण का मतलब, जैसे इंग्लिश में फैक्चुलेशन भी कहते हैं, तो कोएगुलेशन, स्कंदन को समझाता हूँ, फिर उसकी मेथड की बात करेंगे। ठीक, तो कोएगुलेशन जो रहता है वो क्या होता है, जरा समझ लो। कोएगुलेशन में हम बात करते हैं, जैसे कोई हमारे पास लायोफोबिक वाला कोलाइड है,
ये कोलाइड है मान लो हमारे पास। ये जो कोलाइड रहता है, इस कोलाइड में इसकी लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट क्या होती है, अभी हाल हमने बात की थी, क्या होती हैं, एक दूसरे से सेपरेट रहती हैं, एक दूसरे से अलग अलग रहती हैं। ठीक, ये दोनों क्या होती हैं, अलग अलग रहती हैं, पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहती हैं, एक जगह इकट्ठी नहीं होती हैं। तो उसका रीज़न क्या था, सेम चार्ज होना और ब्राउनी मोशन करना। ब्राउनी मोशन क्यों हो रही है, क्योंकि सेम चार्ज है। ठीक, अगर कहीं इनका आवेश, इनका चार्ज कहीं से भी खत्म हो जाए तो चार्ज खत्म हो जाएगा, तो जिसके कारण इनका क्या हो जाएगा, इसकी चार्ज खत्म होने के कारण ये सब के सब पार्टिकल ग्रेविटी के प्रेजेंस में नीचे बैठ जाएंगे। अभी क्यों नीचे नहीं बैठ पा रहे, सेम चार्ज होने के कारण टेढ़ी मेढ़ी दिशा में गति कर रहा है। तो किसी भी तरह से अगर हमने क्या कर दिया, इनका चार्ज खत्म कर दिया, तो ये क्या हो जाएंगे, कोएगुलेट हो जाएंगे और नीचे बैठ जाएंगे। आ रही बात समझ। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, कोएगुलेशन या स्कंदन का मतलब समझ में आया क्या होता है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं क्या होना, उसकी लिक्विड स्टेट, सोल की लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट का क्या हो जाना, सेपरेट हो जाना। उसकी लिक्विड स्टेट का और सॉलिड स्टेट का क्या हो जाना, सेपरेट हो जाना। ये क्या कहलाता है, कोएगुलेशन कहलाता है, स्कंदन कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, स्कंदन करने की जो मेथड होती हैं, उनकी जो विधि होती हैं, वो कौन कौन सी मेथड है वो समझ लो आप। सबसे पहली मेथड होती है उबाल के, पहली मेथड आपको बताऊं, बॉयल। बॉइलिंग करना। ठीक, बॉइलिंग करने से क्या हो जाता है, उबालने से क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे से क्या करेंगे, गर्म करेंगे हम, तो ये एक दूसरे से टकराएंगे और इनके ऊपर जो चार्ज का एब्जॉर्प्शन था वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, तो अकेली मेथड में आपको अकेला लिखना है मेथड, विधि में क्या करना है, नाम अकेले लिखने हैं और जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं बताऊंगा आपको। तो मेथड में आपको क्या करना है, एक तो बॉइलिंग करना, एक उबालना। उबालने से इसके चार्ज खत्म हो जाते हैं, तो सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट अलग हो जाएगी। दूसरा इसका होता है सतत अपोहन, सतत अपोहन, कंटिन्यूअस डायलिसिस, कंटिन्यूअस डायलिसिस करना। सतत अपोहन करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैंने कल ली प्यूरिफिकेशन की मेथड थी, डायलिसिस करना काय की मेथड थी, प्यूरिफिकेशन की। तो इसमें हम क्या कर रहे थे, प्यूरिफिकेशन की मेथड में क्या करते हैं, कंटिन्यूअस डायलिसिस में हम क्या करते हैं, सतत अपोहन में क्या करते हैं, जो चर्मपत्र थी उसमें लेकर उसको क्या कर देते हैं, रख देते हैं। तो चर्मपत्र में रख देते हैं, तो ज़्यादा देर तक रखोगे तो उसकी सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट क्या हो जाएगी, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगी। नाम अकेला याद करना है, कंटिन्यूअस डायलिसिस। तीसरा अभी हाल आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस, विद्युत कण संचरण। विद्युत कण संचरण। ठीक, विद्युत कण संचरण से अभी हाल मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या होता है, जो चार्ज रहते हैं अपोजिट पोल की साइड क्या पहुंचने लगता है, जो हमारे पार्टिकल है वो अपोजिट पोल की साइड पहुंच जाते हैं, तो जिसके कारण उसकी सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। ठीक, अगला होता है एडिशन ऑफ अपोजिट सोल, एडिशन ऑफ अपोजिट सोल, विपरीत सोल को मिलाने पर। विपरीत सोल को मिलाने पर क्या हो जाता है, विपरीत सोल को मिलाने से ये हो जाता है कि जैसे मान लो हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव सोल है और एक कौन सा सोल है, नेगेटिव सोल है। पॉजिटिव और नेगेटिव सोल जो रहते हैं इनमें हम क्या करते हैं, इनको अगर हमने ऐड कर दिया तो ये इसके चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। अपोजिट विपरीत सोल का मतलब है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये एक दूसरे के चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूलिफाई कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा, इसके कारण ये जो ब्राउनिंग मोशन हो रही थी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। चार्ज खत्म होने से ये ब्राउनिंग मोशन खत्म हो जाएगी। ठीक, तो ये चार मेथड हो गई।
पांचवी जो मेथड है वो मेथड है कौन सी, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो पांचवी ये फर्स्ट मेथड बॉइलिंग करना, कंटिन्यूअस डायलिसिस करना, इलेक्ट्रोफोरेसिस करना। नंबर 4 एडिशन ऑफ अपोजिट पोल और अपोजिट सोल। और नंबर 5 है जो कि IMP है, इसके ऊपर हम बात करेंगे डिटेल में, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। विद्युत अपघट्ट को मिलाने पर, विद्युत अपघट्ट मिलाने पर, अरे बस विद्युत अपघट्ट मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा उसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अगले लेक्चर में देखने वाले हैं वो। उसमें क्या करेंगे, इसमें हम एक इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे जिससे ये क्या कर देगा, इसको कोएगुलेट कर देगा। इंपोर्टेंट मेथड है इनमें से, इनके तो ओनली आपको नाम ही याद करना है, बाकी के इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो ये हमने मेथड की ओनली बात की है अभी कि कोएगुलेशन या इसके अंदर का मतलब आपको क्लियर हुआ। जो कोलाइट रहता है उसकी सोल की लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट का क्या हो जाना, सेपरेट हो जाना। ठीक, तो ये इसकी मेथड क्या है, बॉइलिंग करके हम कर सकते हैं, कंटिन्यूअस डायलिसिस से कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस से कर सकते हैं, एडिशन ऑफ अपोजिट पोल से कर सकते हैं, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को मिलाकर कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो एक बार आप इसको नोट डाउन करें। चलिए, तो इसमें हम क्या बात करने वाले थे, ये हमने आज जो बात की है वो उसको एक बार आप देख लें जल्दी से। हम बात कर चुके हैं काय की, एक तो हमने बात कर ली कि कोलाइट जो रहता है उसकी काइनेटिक प्रॉपर्टी देख ली आपने, ब्राउनिंग मोशन देख ली, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है ये आपने देख लिया। ठीक, तो इसके बाद हम देख रहे थे इसकी स्टेबिलिटी, लायोफिलिक और लायोफोबिक कैसे स्टेबल होते हैं ये हमने बात कर ली, इस टाइप की बात कर ली। इसके बाद हम देख रहे थे इसका कोएगुलेशन का मतलब उसकी लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट का क्या होना, सेपरेट होना, ये कोएगुलेशन कहलाता है। और कोएगुलेशन की मेथड 5 हैं, और 5वें में हम क्या करने वाले हैं, ये 5वीं मेथड जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक, अब यहाँ तक आपने जो कोलाइट पढ़ लिया उसको अगर आपने एग्जाम्पल पढ़ लिए होंगे, अगले जो टॉपिक है, अगला जो लेक्चर है उसमें हम क्या करने वाले हैं, इसको ख़त्म करने वाले हैं। और ख़त्म करके ये कोलाइट जो टॉपिक था उसको ख़त्म कर लेंगे। ये 5वां लेक्चर चल रहा था, 6वें लेक्चर में हम उसको ख़त्म करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्या देखने वाले हैं, क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो फिर हम उसके क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। आप इसे एक बार नोट डाउन कर लें।